तो आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि फेराडे ने वैद्युत अपठन के जो दो नियम दिए थे वो उनने कैसे दिए। उनके दिमाग में ये बात कैसे आई कि पहला नियम तो उन्होंने बहुत आसानी से दे दिया। फेराडे ने, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि फेराडे ने सबसे पहला नियम दिया कि इसमें वैद्युत अपठन कराते समय जितना हम आवेश देते जाएंगे, यहाँ पे जितना ज्यादा क्यू देंगे उतना ज्यादा यहाँ पे अपचन होगा। तो उतना ज्यादा अपचन होगा तो यहाँ जो पदार्थ प्राप्त होगा उतना ज्यादा ही प्राप्त होगा। आपने लास्ट क्लास में देखा कि जितना ज्यादा आवेश देते हैं पदार्थ की मात्रा उतनी ज्यादा प्राप्त होती है। ये फेराडे का पहला नियम था। अब ये क्यों दिया है ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। ये तो कोई भी बता सकता था इस बात को कि जितना ज्यादा हम आवेश दे रहे हैं उतना देर यहाँ पे अपचन होगा और उतना ज्यादा ही हमें पदार्थ प्राप्त होगा। ये एक बेसिक बात थी। लेकिन जैसे ही बात आती है दूसरे नियम की दोस्तों, तो दूसरे नियम की जैसे ही बात आती है तो हमें ये पता नहीं चलता कि वो कैसे कह गए इस बात को। जैसे वो क्या कहते हैं कि जो पदार्थ की मात्रा प्राप्त हो रही है, दो इलेक्ट्रोड हैं अगर अलग अलग, एक पर Na प्राप्त हो रहा है और एक पर Cu प्राप्त हो रहा है। तो अगर इन दोनों को ही समान आवेश दें, समान करंट दें, समान समय तक दें, तो ये जो पदार्थ की मात्रा है Cu और Na की, किसकी पदार्थ की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी, यानी किसकी मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी। अगर ये 10 ग्राम प्राप्त हो रहा है तो ये 10 ग्राम से ज्यादा प्राप्त होगा या कम प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा जिसका तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा होता है उसके पदार्थ की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। तो उन्होंने ये दूसरा नियम क्या उनके सपने में आ गया कि तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा होता है तो पदार्थ की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है? क्या उनके सपने में आ रहा था? कैसे उन्होंने सोचा, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, उसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। फेराडे ने ऐसा क्यों कहा इस सेकंड लॉ की कि तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा। उससे पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें क्या होती हैं वो समझनी है। जैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक तो हमें ये समझना है दोस्तों। क्या समझना हमें कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, और दूसरी बात हमें क्या समझनी है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, दूसरा हमें ये समझनी है कि तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है। क्योंकि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि तुल्यांकी द्रव्यमान पर निर्भरता अगर उन्होंने बताई कि तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा होता है तो पदार्थ ज्यादा प्राप्त होता है, तो उसको समझने के लिए हमें ये तो समझ में आना चाहिए ना तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है। और जैसे ही आप तुल्यांकी द्रव्यमान समझ जाएंगे तो आपको भी फेराडे की तरह ही समझ में आ जाएगा कि तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा होने से पदार्थ ज्यादा कैसे प्राप्त हुआ था। क्या कर रहे थे फेराडे, वो थोड़े बहुत ही मैथमेटिकल इंटरेस्टेड व्यक्ति थे। उन्होंने गणित में थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो उन्होंने गणित लगाया थोड़ा। पहले एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की चर्चा करते हैं कितना होता है, तो वैसे हम लास्ट क्लासों में इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वीडियो पर उनके लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे निकालते हैं। सब लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19 कूलम होता है। ये माइनस का होता है, ये आगे माइनस लगा है, लेकिन कॉमन हम कह रहे हैं कितना आवेश है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलम आवेश है इसके पास। तो अगर 6.022 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन पर अगर हमें आवेश निकालना हो तो कितना होगा, कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे 1 रुपए में 4 टॉफी आती है, कितनी टॉफी आती है दोस्तों? 4 टॉफी। तो 20 रुपए में 50 रुपए में कितने में निकालनी हो तो क्या करते हैं, इस 20 रुपए का इसमें गुणा कर देते हैं। ऐसे ही सेम ये लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना आवेश है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होगा। तो हम क्या कर दें सिंपली, क्या कर दें सिंपली इसमें, तो सिंपली हम इसमें अगर गुणा कर दें, अगर सिंपली इसके अंदर हम गुणा कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इन सबका गुणा कर दें। अब ये गुणा बहुत बड़ा है लेकिन आप हम डायरेक्ट बता रहे हैं कितना आएगा, ये 96487 आएगा। ये ऑलमोस्ट कितना आएगा, 96,487। इसको गणित की वैल्यू को आसान करने के लिए इन्होंने इसको लगभग बराबर लिख दिया 96,500 कूलम के। इसी को उन्होंने 1 फेराडे नाम दिया। तो 1 फेराडे क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, 1 फेराडे, मतलब कि 96,500 कूलम। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको याद है, उसी तरीके से आप एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी हमेशा याद रखेंगे। आप एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 फेराडे। दूसरी बात आपको ये समझनी थी, वो तुल्यांकी द्रव्यमान समझ रहा था। तो तुल्यांकी द्रव्यमान कुछ नहीं होता, बस मूलक द्रव्यमान जैसा ही कुछ है। मूलक द्रव्यमान बटे, यहाँ पर अगर किसी लवण की बात करने लग जाए, अगर किसी लवण का तुल्यांकी मान निकालें या अम्ल का निकालें या फिर क्षार का निकालें, तो लवण
अम्ल और क्षार का तुल्यांक मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूलक द्रव्यमान में अगर लवण है तो प्लस या माइनस की संख्या का भाग देते हैं सॉरी, मूलक द्रव्यमान में अगर लवण है तो प्लस और माइनस की संख्या का भाग देंगे, या फिर अगर अम्ल है तो H प्लस की संख्या का भाग देंगे, या बेस है क्षार है तो OH नेगेटिव की संख्या का भाग देते हैं। तो ये जो बन के आता है वही क्या है, तुल्यांक द्रव्यमान है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फेराडे ने जो पहला नियम दिया था उसकी थोड़ी सी बात करें। W प्रोपोर्शनल टू क्यू के है, और अगर W प्रोपोर्शनल टू क्यू के है तो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको हमने Z कहा, Z इंटू क्यू। अब इससे Z को थोड़ा देखेंगे Z क्या है। हम बताते हैं कि Z एक कूलाम अगर आवेश है, कितना आवेश दे रहे हैं, एक कूलाम, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। क्यू की जगह अगर 1 कूलाम रख दिया जाए तो हम W इक्वल टू Z कह सकते हैं, यानी कि Z क्या है, पदार्थ की मात्रा है। Z क्या है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा है। अगर Z पदार्थ की मात्रा है तो कौन से पदार्थ की मात्रा है, जो एक कूलाम आवेश देने पर प्राप्त होती है। अब फैराडे के दिमाग में जैसे ये बात आई तो उन्होंने निकाल के देखा कि किस धातु पर एक कूलाम आवेश देने पर कितना पदार्थ प्राप्त होगा, ये किस पे निर्भर करेगा। तो उन्होंने देखा, एक जगह रिएक्शन लिखी Na प्लस की, इसका ऑप्शन की रिएक्शन लिखी उन्होंने इस तरीके से। एक जगह उन्होंने Cu2 प्लस के ऑप्शन की रिएक्शन लिखी, और एक जगह कहीं और दूसरे मेटल जिसमें और ज्यादा आवेश था। तो आप देखिए जरा कि इस रिएक्शन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ एक लगे हुए, तो क्या आपको पता है इस एक का क्या मतलब होता है, तो एक के कई सारे मतलब। आप कहेंगे इसमें एक Na प्लस हो सकता है, या फिर आप मोल के टर्म में लेके जाएंगे तो आप कहेंगे कि एक मोल Na प्लस एक मोल इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर रहा है और एक मोल Na प्राप्त कर रहा है। तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जब किसी भी आवेश पदार्थ को दे रहे हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो एक मोल Na के पदार्थ प्राप्त हो रहा है। यानी किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, एक मोल Na के बराबर द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है। यानी किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, किसके बराबर द्रव्यमान प्राप्त होगा, मूलक द्रव्यमान के बराबर। क्योंकि मूलक द्रव्यमान क्या होता है, एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान। मूलक द्रव्यमान क्या होता है, एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान। तो ये किसके बराबर पदार्थ प्राप्त हो रहा है, मूलक द्रव्यमान के बराबर। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन आवेश देने पर कितना पदार्थ प्राप्त होता है, मूलक द्रव्यमान के बराबर। और ये एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना भी बताया था, 96,500 कूलाम अगर आवेश देते हैं तो मूलक द्रव्यमान के बराबर पदार्थ प्राप्त होता है। और एक कूलाम आवेश देंगे तो मूलक द्रव्यमान बटे कितना आएगा, 96,500। अब देखिए जरा इस फॉर्मूले को देखने से आपको क्या लग रहा है, कितना पदार्थ प्राप्त हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मूलक द्रव्यमान के ऊपर। अब इसको देखने से आप बताएं कि जैसे मैंने एक पदार्थ लिखा x और इस पदार्थ लिखा y, इसका मूलक द्रव्यमान 50 है, इसका मूलक द्रव्यमान 20। तो एक कूलाम आवेश देने पर दोनों की कितनी कितनी मात्रा प्राप्त होगी। तो आप इस फॉर्मूले को देख के कहेंगे कि एक कूलाम आवेश देने पर इसका पदार्थ प्राप्त होगा 50 बटे 96,500, और इसको y जो प्राप्त होगा, x कितना प्राप्त होगा और y कितना प्राप्त होगा एक कूलाम पर, 20 बटे 96,500। तो कौन ज्यादा प्राप्त हुआ, जिसका मूलक द्रव्यमान ज्यादा था। फिर फैराडे ने तुल्यांकित द्रव्यमान क्यों कहा। फिर उन्होंने एक दूसरी रिएक्शन भी तो लिखी, तो देखो जरा ध्यान से। दूसरी रिएक्शन में उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना मोल कॉपर प्राप्त हो रहा है, 1 मोल कॉपर। तो इसका मतलब यह लिखूंगा मैं 2 गुणा 96,500 कूलाम आवेश। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 96,500 कूलाम, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 गुणा 96,500 कूलाम। और ये भी किसके बराबर है, 1 मोल कॉपर का मतलब मूलक द्रव्यमान के बराबर। तो एक कूलाम कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये सब बटे में आ जाएगा यहाँ पे। तो मूलक द्रव्यमान बटे 2 गुणा 96,500। अब देखो ये 2 कहाँ से आया, बटे में 2 और एक्स्ट्रा आ गया। अब जैसे अगर इसमें 3 प्लस होते तो यहाँ 3 आ जाता बटे में। इसका मतलब ये वही तुल्यांकी द्रव्यमान वाले फॉर्मूले से है कि तुल्यांकी द्रव्यमान में प्लस या माइनस जो लगा रहे हैं उन्हीं की संख्या है। अगर वो ज्यादा होती है तो तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो अब देखिए जरा, तो इसी टर्म को दे दिया तुल्यांकी द्रव्यमान, ई नाम दिया, मूलक द्रव्यमान बटे ई 96,500। यानी कि जेड का फॉर्मूला क्या हो गया, ई बटे 96,500। तो ये जो तुल्यांकी द्रव्यमान है ई, इसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि पदार्थ ज्यादा प्राप्त होगा या कम प्राप्त होगा। जैसे अगर हमने कहा है कि 2 पदार्थ हैं ए और बी, इसका तुल्यांकी द्रव्यमान 40 है,
इसका तुल्यांकीय द्रव्यमान 20 है, तो किस पदार्थ की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी? तो 1 कूलम आवेश देने पर तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 कूलम आवेश देने पर पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी, ए में प्राप्त होगी 40/96,500 और बी में प्राप्त होगी 20/96,500। इसका मतलब कौन सा पदार्थ ज्यादा प्राप्त हुआ? जिसका तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्यादा था। यानी जो पदार्थ की मात्रा है वो डिपेंड करती है कौन ज्यादा प्राप्त होगा, तुल्यांकीय द्रव्यमान पर। जितना तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्यादा, उतने पदार्थ की मात्रा ज्यादा। तो ऐसे सोचा था उसने। कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स लगाई और बेसिक मैथमेटिक्स से पता किया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 कूलम आवेश पदार्थ देने पर कितना पदार्थ प्राप्त हो रहा है। इससे हमें पता चल गया कि ये किस पे निर्भर कर रहा है सब? तुल्यांकीय द्रव्यमान पर। तो हम इसको डायरेक्ट थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि ये W प्रोपोर्शनल टू E कैसे आया। उसको समझने से पहले आप दो बातें ये भी समझिए कि हमने कहीं पे लिखते हैं W प्रोपोर्शनल टू Q के। जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है Z। अगर कहीं पे अगर ऐसे लिख के आ जाए कि A बराबर है कांस्टेंट इनटू B के, ये कोई कांस्टेंट है, तो जैसे हमने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं और बराबर लगा देते हैं, ऐसे ही हम इस कांस्टेंट को हटा दें तो मैं इसको प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे यस और नो। जैसे हमने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आता है, तो हम कह रहे हैं कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो, क्या दिक्कत है? तीसरी कहानी और आपको क्या समझ रही कि जैसे हमने कहा कि x/y x1/1 का अनुपात, दूसरा हमने कहा x2/2 का अनुपात, तीसरा हमने कहा x3/3 का अनुपात। अगर ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि x/y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, यानी ये चेंज नहीं हो रही है। यानी जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y भी बदल रहा है। x और y का अनुपात कांस्टेंट है। अब इन तीन बातों को समझने के बाद समझते हैं कि फैराडे ने ये जो नियम लिखा वो मैथमेटिकली कैसे लिख के दिया था, W प्रोपोर्शनल टू E। ये तो हमने थ्योरेटिकली आपको समझा दिया कि जो फैराडे का दूसरा नियम है वो ऐसे क्यों लिखा गया है। तो दूसरा नियम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हम पहले इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ की मात्रा प्राप्त हो रही है वो W1 प्राप्त हो रही है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ की मात्रा प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है? W2। और हमने अभी फॉर्मूला लिखा है Z1 Q1 लिख देंगे। अभी हमने फैराडे के पहले नियम से फॉर्मूला लिखा है W1 W इक्वल टू Z, और यहाँ Q इक्वल टू IT भी लिख सकते हैं, तो ZIT इसको लिख सकते हैं। Q बराबर IT आपने पढ़ा है फिजिक्स में। तो देखिए जरा, तो मैं इसको W1 इक्वल टू Z1 I1 और T1 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? Z2 I2 और T2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और फैराडे ने दूसरे नियम के लिए क्या कहा कि यहाँ दो चीजें सेम रखते हैं, एक तो समान करंट रखते हैं यानी I1 I2 समान हो, और समान समय तक प्रवाहित करते हैं। उन्होंने कहा कि जब दो सेलों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करें तो जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा प्राप्त होगा, जिसका तुल्यांकी द्रव्यमान कम होगा उसका द्रव्यमान कम प्राप्त होगा। ये फैराडे का दूसरा नियम है। तो जब ये दोनों बराबर है, अब इन दोनों का रेशियो निकालना चाहें W1 W2 का, तो Z1 I1 T1 बटे Z2 I2 T2 आएगा। और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये कट गए, और W1/W2 किसके बराबर आ जाएगा? Z1/Z2। और Z का फॉर्मूला अभी बताया था E/96,500 है, तो इसको मैं लिखूंगा E1/96,500 और इसको लिखूंगा E2/96,500। तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा पास फॉर्मूला बनेगा W1/W2 इक्वल टू E1/E2। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके इस E1 को यहाँ बटे में ले जाऊँ, W2 को ऊपर ले जाऊँ। क्या करना है हमें? देखो, E1 को इधर ले जाओ, W2 को इधर ले जाओ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ W1/E1 बराबर W2/E2। अरे यस ऑन। और यही बात आ गई कि x1/y1 बराबर x2/y2, यानी कि W/E की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। W/E की वैल्यू क्या है दोस्तों? कांस्टेंट। अगर W/E की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कांस्टेंट इनटू E। अब ये वाली बात आ गई कि अगर कांस्टेंट इनटू V लिखा है तो कांस्टेंट का साइन हटा देंगे, तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू E के। दोस्तों, क्या आपको समझ में आया
कि W प्रोपोर्शनल टू E मैथमेटिकली हम ऐसे लगा सकते हैं। ये इसका डेरिवेशन है, निगमन है सेकंड लॉ का। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि फैराडे ने दूसरे नियम को तुल्यांकी द्रव्यमान के साथ कैसे संबंध स्थापित किया। सॉरी, उससे पहले उन्होंने बहुत सारी कहानी डिस्कस करी और थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन दिया कि एक कूलाम आवेश देने पर ये जो पदार्थ की मात्रा होती है वो मूलक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही, क्योंकि ये केवल एक संयोजकता के लिए दिख रहा था कि मूलक द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। जैसे इसकी संयोजकता बदली वैसे इसकी फॉर्मूलेट में चेंज आ गया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि तुल्यांकित द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि फैराडे ने अपने जो नियम दिए थे वो कोई सपने में नहीं आए, यानी कि हमें कोई भी नियम समझना है तो हमें भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे सोचा था, क्योंकि उन्होंने जैसे सोचा था अगर वैसे ही हम सोचने लगेंगे तो हमारी भी सोच विकसित होगी। हमारा काम, हमारा टारगेट केवल यही है कि वैज्ञानिकों ने कैसे सोचा होगा उसके बारे में आपसे डिस्कशन करना है। तो वही पूरा डिस्कशन किया है। देखिए, कोई भी नियम पढ़े उसके पीछे ये जरूर पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अगर आपके सीधे सीधे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा इसलिए कहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जब ही हम नियम समझ में आता है, ऐसे कोई नियम नहीं बना देता है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय, प्रमेय लिख दी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो भाई क्यों होता है, ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही प्रैक्टिकल में निकाला था। उन्होंने कुछ सोच के तो कहा होगा, कुछ सोच तो रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो ऐसे थोड़ी सपने में नींद में आ रही है उनके और उन्होंने कह डाला, तो ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति को सोचता है उसके बाद ही कुछ कह पाता है। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति, कोई भी साइंटिस्ट कैसे काम कर रहा था, क्या कह रहा था, उसके बाद ही हम उन नियमों के तहत तक जा पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसका नाम है वैद्युत अपघटन के उत्पाद। जैसे हमने बताया था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय, वैद्युत अपघटन करते समय किसी में अगर नमक डालें तो क्या पदार्थ प्राप्त होंगे, और नमक और पानी मिला के डालेंगे तो क्या पदार्थ प्राप्त होंगे, दोनों में सेम पदार्थ प्राप्त होगा या अलग अलग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।